हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग रेडी हो जाइए आज के लेक्चर के लिए। तो हम लोग जो है दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपना थायराइड ग्लैंड। आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड सिक्रीशन, कि कैसे थायरॉक्सिन T3 T4 का सिक्रीशन होता है और वो कैसे रेगुलेट होता है और कैसे टारगेट सेल पे काम करता है, उसका मैकेनिज्म आज हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो है लेक्चर है और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मोस्ट ऑफ द जो बायोलॉजी का जो सिस्टम है, यानी कि जो बॉडी का सिस्टम है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट। तो हम जानते हैं कि एंडोक्राइन का ही ये एक पार्ट है, एंडोक्राइन का ही ये पार्ट है। और एंडोक्राइन का हमें मालूम है कि ये एक न्यूरल और केमिकल का कोऑर्डिनेशन है, ये दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं और ये इंटीग्रेट करके हमारी बॉडी को फिजियोलॉजिकली जो है कंट्रोल करते हैं। करेक्ट। पहला टॉपिक हमारा एंडोक्राइन का था, फिर पिट्यूटरी सिस्टम से था और फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड था। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि न्यूरल सिस्टम से। हम ये देखेंगे कि ब्रेन से हमारा पहला कनेक्शन जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड में, दूसरा कनेक्शन जो है वो है थायराइड ग्लैंड में। यानी कि ये जो बॉडी का जो निजाम है इतना खूबसूरत वे में है कि एक सिस्टम ब्रेन जो है पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, फिर वहां से जो कंट्रोलिंग सिस्टम जा रहा है वो थायराइड ग्लैंड पे जा रहा है। यानी कि ब्रेन से पहला ग्लैंड पिट्यूटरी और फिर पिट्यूटरी से थायराइड ग्लैंड। मतलब इतना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर चल रहा है कि जस्ट इट्स अ मिरेकल। लगता कोई मैजिक है, कोई जादू है, लेकिन ये करंटली हमारी बॉडी में इसी तरह से काम कर रहा है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है। इतना खूबसूरत इसका मैकेनिज्म है सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे कि मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज जो है इतनी बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो आज जो हम देखेंगे कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेन के साथ कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके साथ कैसे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में हमें मालूम है कि जो मैंने शुरू किया है वो है आयोडीन, थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन होना। थायरॉक्सिन किससे बना हुआ है? आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन। एक चीज आप जान लीजिए कि थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में एक टायरोसिन अमाइनो एसिड है, वो टायरोसिन अमाइनो एसिड में आयोडीन जुड़ता है तो हमारा T3 T4 थायरॉक्सिन बनता है, जिसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, जो हम टैबलेट खाते हैं, T3 एंड T4 थायरॉक्सिन। तो इसको हम बोलते हैं, यानी कि खेल किसका है? आयोडीन का है, नमक का खेल है। वही नमक जो पानी को तो खारा कर देता है लेकिन अपना वजूद खो बैठता है, हम उसी की आज बात करेंगे कि उससे कितनी प्रॉफिट है और कितना लॉस है। और सारी बॉडी में, ज्यादातर सारे सेल्स में ये हार्मोन जो है ये फंक्शन करता है। हर सेल को ये हार्मोन की जरूरत है, यानी कि हर सेल को थायरॉक्सिन की जरूरत है, एक्सेप्ट ब्रेन, गोनाड्स, लिम्फ नोड्स, रेटिना, स्प्लीन। सिवाय इसके इसमें भी जरूरत है लेकिन इसको एक्सेप्शनल रखा गया है। लेकिन बाकी जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का ग्रोथ है, बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी का सेक्सुअल कंट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग जो जिसका रेगुलेशन है वो थायराइड हार्मोन के जरिए, थायरॉक्सिन के जरिए है। तो चले हम फोकस करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन और उसका रेगुलेशन। शुरुआत जो करते हैं हम, बेसिक एकदम शुरुआत, ये है ब्रेन, जो हमने पहले कई बार बता रखा है हमने। ये है ब्रेन और ये है आपका हाइपोथैलेमस और ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग से। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच रहता है। इस हाइपोथैलेमस को एक बार और बाहर निकालते हैं ताकि जो है इसके मैकेनिज्म को सेलुलर लेवल एज वेल एज मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इसको समझ लें। हमने अपना हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी को यहां पे निकाला, यहां पे रख दिया हमने।
रखने के बाद क्या, ये एंटीरियर साइड है एडिनो हाइपोफाइसिस और ये पोस्टीरियर साइड है नीरो हाइपोफाइसिस, ये हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस का एरिया है, यहां पे ये सेल्स है जिसको बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। क्या बोलते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। हमारा जो आज का समझना जो हमें सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें क्या समझना है, इस ब्रेन से शुरू होना है और सारी मैकेनिज्म को समझते हुए इस टारगेट सेल पे हमको टारगेट करना है कि आखिर ये सेल में ये पूरा सर्कल पास करते हुए इस सेल में इसका रोल कैसे है, ये कैसे इसके अंदर आता है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसका रेगुलेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, आज उसको हम देखते हैं। तो हमने थायराइड को यहां रखा, हाइपोथैलेमस में जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये जो सेल्स होती है ना न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब हमने आपको बता रखा था पहले लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये सेल जो है जिसको न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, वो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन में ये आपको सीक्रेट कर देता है। किसमें, हाइपोपोर्टल फिजियल वेन, इसमें टीआरएच डाल देता है, चला आता है इसमें फ्लोट करते हुए अब पहुंचता है आपके ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है, इसमें जो है सेल्स है, इसकी सेल्स है जिसको बोलते हैं थायरोट्रॉफ्स। थायरोट्रॉफ्स सेल्स है ये टीआरएच जो है आके यहां बाइंड करता है, ये टीआरएच आके यहां बाइंड करता है किसपे, ये रिसेप्टर है। ये क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये जो मैसेज बाहर से लेते हैं, क्योंकि ये टीआरएच जो है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये देखिए, अगर मेम्ब्रेन के पास नहीं जा सकता है तो यहां पे हमारी बॉडी के पास, सेल के पास एक रिसेप्टर है जो कि कहते हैं 7 पास, 7 बार मेम्ब्रेन को जो है लपेटे हुए हैं, 7 स्पैनिंग मेम्ब्रेन, 7 बार। ये पेप्टाइड है, ये जो है आपका रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करे। ये क्या है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यहां बाइंड करेगा और फिर इस रिसेप्टर में खलबली मच जाएगी। क्या हो जाएगी, खलबली, यानी कि इसको ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो एक बात यहां समझना जरूरी है कि यानी कि यहां पे जो टीआरएच आया वो प्राइमरी मैसेंजर है, यानी कि सेल के बाहर क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। पहला मैसेज जो सेल को मिला ऊपर रिसेप्टर के जरिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं टीआरएच। और ये रिसेप्टर जो है GQ यानी कि जी प्रोटीन से बना है, जी प्रोटीन, ये अंदर का जो है ये मैसेज जाता है, अंदर का हिसाब किताब है। क्योंकि हमको TSH चाहिए, TSH, टीआरएच बाइंड किया, जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, फास्फोलाइपेज सी। फास्फोलाइपेज सी जो है PIP2 को एक्टिवेट होता है, फास्फोडिडाइल इनोसिटॉल फॉस्फेट को एक्टिवेट करता है, फिर डाइएसिलग्लिसरॉल IP3 में टूटता है और IP3 जो है वो कैल्शियम है और ये प्रोटीन काइनेज होता है, ढेर सारी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट होता है। यहां सिर्फ समझना यह है, आपने देखा होगा कि ये अंदर में जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। तो आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं IP3, कैल्शियम और डाइएसिलग्लिसरॉल जो है, इसको हम सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं। सेकेंडरी क्योंकि प्राइमरी तो ऊपर हो गया, सेकेंडरी नीचे हो गया, तो ये यहां पे एक मैकेनिज्म तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर में फर्क क्या है, कि प्राइमरी मैसेंजर आउटसाइड द सेल और सेकेंडरी मैसेंजर इनसाइड द सेल। और ये यहां पे ढेर सारी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, हमें उसमें नहीं जाना है। ढेर सारी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, एक जी प्रोटीन है जो सारा काम करती है, और फिर यहां से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यहां से निकलता है, सीक्रेट होता है और वो जाता है आपके ब्लड में। कहां जाता है, ब्लड में। ये तो सारा सिस्टम पहले है जो हम समझ चुके हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में जो है हर जगह यहां इस सेल से थायरोट्रॉफ से सीक्रेट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको जाना कहां है, अब ये जाना है थायराइड में।
कहां पे जाना है? थायराइड ग्लैंड में। पिछला लेक्चर याद होगा कि थायराइड ग्लैंड में लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में थायराइड ग्लैंड होता है जो कि कनेक्ट होता है स्टमक, और उसके अंदर जो इसका मेन सेल जिसको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, जो इसके थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। अब पैराफॉलिकल होता है वो अलग होता है, जो कैल्सिटोनिन है जो पिछली बार बताया था। अब जो है मैंने क्या किया कि ये एक फॉलिकल सेल जो है यहां पर रख दिया। वो इसलिए रख दिया ताकि अब तो इस टीएसएच को काम करना है इस सेल पे, फॉलिकल सेल पे काम करना है। कहां काम करना है टीएसएच को? फॉलिकल सेल पे। कहां काम करना है? फॉलिकल सेल पे काम करना है। ये फॉलिकल सेल आपकी ये रही, हमने निकाल के रख दिया। अब टीएसएच जो है इस पे काम करता है। बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जैसा कि यहां पे था। फर्क इतना था कि ये भी रिसेप्टर है, 7 मेम्ब्रेन पासिंग रिसेप्टर, सरपेंटाइन बोलते हैं। ये भी रिसेप्टर है, ये GQ था, ये G स्टिमुलेटरी है, लेकिन है तो G ही प्रोटीन बट G स्टिमुलेटरी है। ये भी यहां पे बाहर की तरफ है तो ये प्राइमरी मैसेंजर का काम करेगा। इसमें क्या होता है कि G स्टिमुलेटरी एडिनलाइज साइक्लेज CMP को एक्टिवेट करता है, CMP को। तो इसमें क्या होता है कि CMP जो है इसमें सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर इसमें क्या है? CMP। क्या है? CMP सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो ATP से, ये एंजाइम एडिनलाइज साइक्लेज जो है ATP को CMP में कन्वर्ट करता है। CMP जो ढेर सारे प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। अब पिछला लेक्चर याद होगा तो ये फॉलिकल के अंदर थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन ल्यूमन के अंदर, थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन ल्यूमन के अंदर बन के T3 और T4 बना रहा था। तो हर सेल पे आप देखेंगे, हर सेल पे ये रिसेप्टर है और हर सेल के अंदर ये जो है प्रोग्राम जो है सेट है और ये मैकेनिज्म होता चला जा रहा है और थायराइड T3 थायरॉक्सिन बनता चला जा रहा है बॉडी के अंदर, फॉलिकल सेल के अंदर। मैकेनिज्म बहुत आसान है। थायराइड से TSH आया, रिसेप्टर पे बाइंड किया, ये रिसेप्टर GS है जो कि CMP को एक्टिवेट किया। CMP जो है प्रोटीन काइनेज है जो थायरोग्लोबिन को बढ़ाएगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा, थायरोग्लोबुलिन आयोडीन को अंदर आने देगा ताकि T3 T4 बने। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि डीएनए से प्रोटीन बनाना थायरोग्लोबुलिन, क्योंकि आयोडीन उसमें लगेगा टायरोसिन रेसिड्यू में। तो यहां पे ल्यूमन में T3 T4 का फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद ये इधर बाहर चला आया। तो ये पूरा मैकेनिज्म हमने देखा था, लेकिन जो सिग्नलिंग थी वो क्या थी? G स्टिमुलेटरी के जरिए हो रहा था। तो यानी कि पहला सेल पे ये बाइंड किया तो TSH निकला, TSH फॉलिकल सेल पे बाइंड किया, तो जब ये बाइंड करेगा तभी T3 T4 जो है फिर बाहर आएगा, तभी T3 T4 जो बाहर आएगा अपना काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि T3 T4 को हमको यहां लेके आना है, ये टारगेट सेल है, यहां पे इसको काम करना है। तो अब जो है TSH TRH TSH यहां पे ये हो गया। अब ये TSH जो है अब जो है ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन में आपका TSH आ गया। ब्लड सर्कुलेशन में T3 T4 जो है ना, ये जाके एक जगह एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर सीक्रेट करता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन, थायराइड ग्लोबुलिन, उस पे जाके बाइंड कर जाता है। इसमें जो खास बात है कि TBG जो है T4 जो है ना स्ट्रांगली बाइंड करता है, T3 लूजली बाइंड करता है, इसीलिए इसमें T4 जो है ज्यादा होगा TBG बाइंडिंग की वजह से, और T3 जो है कम बाइंड करता है, वो लूजली बाइंड करता है। लेकिन बाहर जो काम करना होगा T3 T4 को, T4 जो है 80% बनता है, T3 20%। लेकिन सेल पे अगर काम करना है तो वो T3 ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इफेक्टिव है। T3 को इस सेल पे बाइंड करना है, इसका मतलब जब ये T4 सेल में जाएगा तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सर्कुलेशन में T4 ज्यादा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पे जो मैंने दिखाया है एक कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो T4 है ब्लड के अंदर, सपोज करिए कि हमको T3 T4 बहुत ज्यादा बन गया, अब नहीं चाहिए, यानी कि इसका लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये क्या करेगा कि T4 जो यहां बना हुआ है वो हमने देखिए अलग से जो है पिट्यूटरी बनाया है यहां पे अलग से, तो ये T4 जो है जाके इस रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देगा, इस रिसेप्टर को कहेगा कि भैया अब अंदर जो है बहुत ज्यादा हो गया है, अब
टीएसएच का प्रोडक्शन नहीं करना है, तो टीएसएच का प्रोडक्शन रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है? T3 T4 बन रहा है पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होगा? अब T3 T4 नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग कहां से हुआ था? यहां से हुआ था, यानी कि ये रिसेप्टर पे जो है T4 इस रिसेप्टर पे आके बाइंड कर देगा, तो यहां पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि ये हमने बता दिया, यहां पे समझने के लिए स्टॉप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और हमने यह दिखाया कि T4 ज्यादा होता है, लेकिन T3 मोर इफेक्टिव होता है, और T4 जो है T3 में टिश्यू में जाके बदल जाता है। इसका मतलब अगर इसको हम जो है फ्लोचार्ट में देखें अगर, तो यह हुआ हाइपोथैलेमस से TRH निकला, थायरोट्रॉप्स निकला, और थायरोट्रॉप्स ये सेल थी जिससे TSH निकल रहा था, TSH थायराइड पे जा रहा था, T3 T4 बन रहा था। इसका लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये T3 ये खुद ही जाके इस थायरोट्रॉप्स को, यानी कि इसका रिसेप्टर को, ये खुद ही जाके इसको इनहिबिट कर देता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? हम देखिए कोल्ड का एग्जांपल लिया। कोल्ड यानी कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर लो होता है, तो जाहिर सी बात है हीट ज्यादा चाहिए, हीट ज्यादा चाहिए। इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस में एक कोल्ड सेंसिटिव एरिया है, कि यहां पे पता चल जाता है कि कोल्ड है, और T3 T4 जब जनरेट होता है तो कैलोरोजेनिक यानी हीट भी जनरेट होता है। तो यानी कि कोल्ड जब होगा तो ये क्या करेगा? ज्यादा सीक्रेट करेगा, ताकि T3 T4 बने और हीट जनरेट हो। इसलिए इसको कैलोरोजेनिक भी हार्मोन बोलते हैं। यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा, हीट बढ़ाएगा कोल्ड की वजह से। इसका मतलब कोल्ड के टाइम में और सर्केडियम रिदम, स्लीप अवेक, सोने के टाइम में क्या होता है? इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये खुद ही इनहिबिट कर देगा। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये हो गया आपका। अब आ जाइए आप, अब तो ये मैकेनिज्म हो गया। अब T4 को, यानी कि यहां से T4 इसको टारगेट करना इस सेल में, ठीक है? तो T4 T3 में बदल जाता है जब सेल के अंदर आना है, तो ठीक है। अब आप देखे होंगे कि ये लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन है, लिपिड सॉल्युबल। इसका जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर है। क्या है? अंदर है, ना कि बाहर है, क्योंकि ये लिपिड में सॉल्युबल होकर निकल जाता है। इसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ये नॉन एंटीजेनिक है। नॉन एंटीजेनिक का मतलब है कि इम्यून सिस्टम इसको एंटीजन समझ के इसको मारेगा नहीं, ऑटो इम्यून नहीं करेगा। और नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि सब में T3 पाया जाता है, यानी कि स्पीसीज बदला तो कुछ और बदल गया, काम वही, रोल वही थायरॉक्सिन। अब जो ये T3 जो है, आपको देखिए ये रिसेप्टर है, ये जो बना हुआ है रिसेप्टर है, T3 रिसेप्टर कहते हैं। वो न्यूक्लियस के अंदर है, उससे बाइंड किया। T3 के इस रिसेप्टर के बाद तीन पॉकेट है। तीन पॉकेट, एक पॉकेट में रखेगा रेटिनोइक एसिड बाइंड करेगा, दूसरा जो है वो डीएनए से बाइंड करेगा, हार्मोन रिस्पॉन्सिव डीएनए सीक्वेंस बोलते हैं। इस डीएनए से बाइंड करेगा तो एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा। कहने का मतलब यह है कि ये टारगेट सेल है। जब किसी भी सेल के अंदर T3 बाइंड करके ये मैकेनिज्म पे आएगा, तभी नई नई प्रोटीन बनेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को नई नई प्रोटीन की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि फंक्शनल चाहिए, स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म की वजह से ये प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन चाहिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए, और फंक्शनल प्रोटीन के लिए हमें नई नई प्रोटीन का वो सिंथेसिस होना जरूरी है। यानी कि अब हम यहां पे आ गए, तो हमारी न्यू प्रोटीन बन गई है। अब न्यू प्रोटीन बन गई है, तो अब जो है ये प्रोटीन जो है, हम फंक्शनल प्रोटीन, तो तीन तरह की प्रोटीन बनती है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी प्रोटीन। अब मैं बात करता हूं कि प्रोटीन जो नया बना है, न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस जो ही है, उसका काम क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल का मतलब स्केलेटल मसल में काम आना, विसरल मसल में काम आना, मेंटल, ब्रेन के लिए मेंटली सही होना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम, सेक्सुअल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये T3 हार्मोन। यानी कि ये प्रोटीन जो बनेगी वो इसमें जो है हेल्प करेगी। यानी कि मेंटली ये प्रोटीन की क्या जरूरत है? फिजिकल के लिए, मेंटल के लिए, सेक्सुअल के लिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या हुआ? एक तरह से मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट पाते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। एक्चुअली क्या कि ये जो सेल है, सेल के चारों तरफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। सेल के चारों तरफ जो है ये पंप लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम एटीपेज का।
जो हर वक्त जो है पोटेशियम को अंदर और सोडियम को बाहर करता रहता है, यानी कि पंप लगा हुआ है। इस पंप को चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, फंक्शनल मेटाबॉलिज्म देखिए बड़ा आसान है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा सेल के अंदर। पहले तो ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर क्या, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा। तो क्या हुआ, एटीपी बनता है। क्यों? ग्लाइकोलिसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। अब वो एटीपी यहां पे इस पंप को, वो जो एटीपी है वो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसका, वो सोडियम पोटेशियम पंप का है। सोडियम पोटेशियम पंप पे खर्च हो जाता है जो, तो इसीलिए एटीपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब एटीपी यानी कि अब ये एटीपी बनना जरूरी है, सोडियम पोटेशियम एटीपी, इसको चाहिए एटीपी यानी कि इसकी सप्लाई के लिए ऑक्सीजन आना जरूरी है, ग्लूकोज आना जरूरी है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी का भी साइज बढ़ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर बढ़ जाता है, ताकि जो हीट जनरेट हो। यानी कि ये जो प्रोटीन क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन में काम आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, और फंक्शनल क्या, मेटाबॉलिज्म में काम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि ऑक्सीजन का बढ़ जाना, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को एटीपी चाहिए तो सोडियम एटीपेज का इंक्रीज हो जाना। इवन माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, एटीपी जनरेट होता है और हीट जनरेट होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से ये प्रोटीन ज्यादा बनती है, और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? T3 कर रहा है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये T3 कर रहा है, यानी कि T3 का जो काम है, ये जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन, नए प्रोटीन जो है वो मेटाबॉलिज्म में उसको हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए ना, तो वो प्रोटीन में भी एंजाइम होगा, वो हेक्सोकाइनेज, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एंजाइम है, तो वो क्या होगा, यही नई प्रोटीन बनेगी तभी तो वहां यूटिलाइज होगा, तो मेटाबॉलिज्म में उसका चेंज होगा। और प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन बन रही है तो उसमें हेल्प हो रहा है। और इस पंप को पंप करने के लिए इसमें एटीपी चाहिए, तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी बनाता है, जो जाके इंप्लांट हो जाता है सरफेस पे, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नंबर बढ़ जाता है। तो ये है आपका सिक्रीशन है T3-4 का, ये आपका रेगुलेशन है, और ये जो है टारगेट सेल पे ऐसे काम करता है। एक बार और मैं इसको रिवाइज करते हैं बड़े अच्छे से। ये है आपको हाइपोथैलेमस, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूक्लियाई है, ये सेल टीआरएच सीक्रेट किया, रिसेप्टर पे बाइंड किया, टीएसएच गया, पिट्यूटरी, टीएसएच गया आपका थायराइड हार्मोन, फॉलिकल पे काम किया, फॉलिकल के अंदर ये सारी मैकेनिज्म हुआ, T3 T4 बना, T3 T4 ब्लड सर्कुलेशन में गया, T3 T4 जो है अब क्या करेगा, सेल पे आएगा, टारगेट सेल पे आएगा। ये टारगेट सेल का काम क्या है, नई प्रोटीन को बनाना। क्योंकि सेल को फंक्शनल प्रोटीन भी चाहिए, स्ट्रक्चरल भी चाहिए और रेगुलेटरी प्रोटीन भी चाहिए। और वो प्रोटीन किस लिए चाहिए, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए चाहिए, और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस जो है ये मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन। दिस इज कॉल्ड T3 थायरोक्सिन हार्मोन, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन हार्मोन, T3 हार्मोन। तो ये आपका जो है, यानी कि हमारा यहां से शुरू हुआ, अब वो ऐसे चलते हुए, यानी कि स्टेप नंबर 1 जो है, अगर मैं देखूं स्टेप नंबर 1 आपका न्यूरोसिक्रेटरी सेल टीआरएच, स्टेप नंबर 2 टीएसएच ब्लड सर्कुलेशन से स्टेप नंबर 3 आपका गया कहां पे, थायराइड हार्मोन में फॉलिकल है, फॉलिकल से क्या हुआ आपका, इसी फॉलिकल से क्या हुआ, T3 T4 सीक्रेट हुआ, स्टेप नंबर 4। और इसके बाद जो है टारगेट कहां पे किया, यहां पे, तो दिस इज स्टेप नंबर 5। और इसको बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन, क्योंकि लिपिड में सॉल्युबल हो जाता है, ये जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये आपका जो इसके बाद 3 पॉकेट है, एक रेटिनोइक एसिड के साथ लगता है, और ये जाके एक जो इसका पॉकेट है वो डीएनए से बाइंड करेगा, एक T3 से बाइंड करेगा। क्या बाइंड करेगा, एक T3 से बाइंड करेगा। तो यानी कि हार्मोन रिसेप्टर का ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है मे बी फंक्शनल, स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी प्रोटीन।
and they are involved in the growth and development, physical, mental, sexual, basal metabolic rate, control metabolism and maintenance of water and electrolyte. तो ये है हमारा टोटल कैसे कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कैसे कैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कैसे कैसे T3 T4 का सीक्रीशन, कैसे हाइपोथैलेमस से ब्रेन से, अब देखिए कैसे ब्रेन से निकलता हुआ एक सिग्नल वो हमारे टारगेट सेल पे पहुंच रहा है, और टारगेट सेल से बने हुए नए नए प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये रहा मेरा आज का लेक्चर, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इस पे हम डिजीज देखेंगे कि ग्वाइटर डिजीज और ग्रेव डिजीज क्या होती है। तो थैंक यू वेरी मच।